राजस्थान की विस्तृत मरुभूमि में, जहां दूर दूर तक सिर्फ तपती रेत और धूप की चिलचिलाती किरणें नजर आती थीं, वहां एक ऐसा राज्य था जिसे लोग स्वर्ण भूमि कहा करते थे। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सोना बरसा रहा हो, वैसी चमक, वैसा वैभव और वैसी ही गरिमा लिए खड़ा था भानगढ़। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि एक ऐसा राज्य जिसने अपने समय में समृद्धि, न्याय और सौंदर्य की नई परिभाषा गढ़ी थी। भानगढ़ चारों ओर से ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था और उसके पीछे थे अरावली के शांत मगर अडिग पहाड़। जैसे प्रकृति स्वयं इस राज्य की रक्षा कर रही हो। राज्य का हर कोना कलात्मकता और संस्कृति से सजा हुआ था। राजमहल की भव्यता आंखों को ठहरने पर मजबूर कर देती। चांदी की बालकनियां, सुनहरी जालियां और दीवारों पर उकेरे गए जीवन की कथाएं, सब कुछ जैसे एक जीवित इतिहास था। राज्य के राजा महाराज चंद्र सिंह एक आदर्श शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। न्यायप्रिय, दयालु और दूरदर्शी। उनकी सबसे प्रिय कहावत थी, प्रजा ही राज्य की आत्मा है, उनकी खुशहाली ही मेरा गौरव है। उनके शासन में न कोई युद्ध हुआ, न ही कोई विद्रोह। भानगढ़ में न भूख थी, न डर, न अमीर गरीब का भेद था, न ही स्त्री पुरुष में असमानता। यह राज्य वास्तव में एक आदर्श समाज का प्रतीक बन गया था। हर दिन राज्यसभा में प्रजा के हित में कानून बनाए जाते। किसानों के लिए सिंचाई के नए साधन, व्यापारियों के लिए सुरक्षा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की विशेष योजनाएं लागू की जाती। परंतु भानगढ़ का सबसे अनमोल रत्न कोई भवन या कानून नहीं था, बल्कि थी राजकुमारी रत्नावती। राजा चंद्र सिंह की एकमात्र संतान रत्नावती जन्म से ही किसी देवी का आशीर्वाद लेकर आई थी। उनकी आंखों में साहस की चमक थी और चेहरे पर एक ऐसा तेज जो देखते ही बनता था। रत्नावती बचपन से ही साधारण नहीं थी। जहां अन्य राजकुमारियां चित्रकला, नृत्य और संगीत में समय बिताती, वहीं रत्नावती पुस्तकालय के एक कोने में बैठी युद्ध नीति, इतिहास और कूटनीति की किताबें पढ़ती। उन्हें राजनीति में गहरी रुचि थी। वह अक्सर राज्यसभा में जाती और अपने पिता को महत्वपूर्ण निर्णयों में सलाह देती। उनकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। किसी ने कहा, वह मरुस्थल की चांदनी है, तो कोई कहता, रत्नावती को देखना जैसे स्वयं सरस्वती को देखना हो। परंतु रत्नावती कभी अपनी सुंदरता पर गर्व नहीं करती। वह कहती थी, मुझे मेरी सुंदरता नहीं, मेरा ज्ञान और साहस आगे ले जाएगा। सिंहासन सिर्फ आभूषण नहीं, जिम्मेदारी है। उनके इन विचारों ने राज्य में महिलाओं को नई प्रेरणा दी। रत्नावती ने राज्य में महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, चिकित्सा शिविर लगवाए और निर्धनों के लिए भोजन वितरण की व्यवस्था की। उनकी नेतृत्व क्षमता को देखकर राजा चंद्र सिंह ने उन्हें शासन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बना दिया। लेकिन स्वर्णिम युग भी अंधकार की छाया से बच नहीं पाता। राजकुमारी की ख्याति पश्चिम के एक अंधतांत्रिक काल भैरव तक पहुंचती है। वह एक निष्कासित साधक था जो श्मशान साधना और वशीकरण विद्या में पारंगत था। रत्नावती के सौंदर्य से मोहित होकर वह एक रहस्यमयी सुगंधित रसायन तैयार करता है जिसमें वशीकरण मंत्र था। उसने यह सुगंध रत्नावती तक पहुंचाने की योजना बनाई, परंतु रत्नावती सतर्क थीं। उन्होंने उस इत्र का परीक्षण एक परिचारिका से कराया और सच सामने आ गया। राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा चंद्र सिंह ने काल भैरव को बंदी बनवाया, लेकिन जाते जाते काल भैरव ने शाप दिया, जिस रूप ने तुम्हें गौरव दिलाया वही तुम्हारे राज्य का पतन लाएगा। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। रत्नावती ने खुद को और भी मजबूत बना लिया। सेना को पुनर्गठित किया गया, सीमाओं पर पहरा बढ़ा, राज्य में सतर्कता का वातावरण बन गया। लेकिन शाप का असर एक दिन में नहीं होता। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। अजीब सी बारिश होती, पशु असामान्य व्यवहार करते, लोगों में डर फैलने लगा। फिर आई वह अंधेरी रात। एक भयानक भूकंप से जमीन हिलने लगी, महल की दीवारें कांपने लगीं, लोग भागने लगे और उसी अराजकता में रत्नावती सामने आई, नायक बनकर। वह बच्चों को गोद में उठाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजती, घायलों की मरहम पट्टी करती। राजा चंद्र सिंह उस समय बेहोश पड़े थे। रत्नावती उन्हें भी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक जोरदार ध्वंस होता है। राजमहल धूल में मिल जाता है और रत्नावती कहीं नहीं मिलती। कुछ कहते हैं वह उसी दिन प्रजा की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। कुछ कहते हैं वह आज भी भानगढ़ की ध्वस्त हवेलियों में देवी बनकर भटक रही हैं, अपने राज्य की रक्षा करती हुई। आज भी जब कोई भानगढ़ की वीरान गलियों में जाता है तो दीवारों से एक स्वर सुनाई देता है, रत्नावती। एक नाम, एक साहस, एक किंवदंती। भानगढ़ उजड़ गया, पर रत्नावती की गाथा अमर हो गई। वह एक राजकुमारी नहीं, एक विचार थी, और विचार कभी मरते नहीं।